अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डील कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजी और ये लेक्चर 9 क्लास के लिए है। और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके यूजेस क्या हैं, और उसके साथ हमने एक टॉपिक जो है वो जो है टेम्परेचर का डिस्कस किया था कि टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। आज हम उसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट रिमेनिंग है, उसकी जो डायग्राम है वो रह गई थी, हम उसको देख लेते हैं। इसके अंदर लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था टेम्परेचर, उसमें हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर को डिस्कस किया था कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का वो टेम्परेचर जब उस बॉडी के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं अपनी जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम शो करते हैं, उस टेम्परेचर को हमने नाम दिया था कि वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर उस टेम्परेचर को बढ़ा दें या कम कर दें तो वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है या कंप्लीटली तौर पर ब्लॉक हो जाती है। तो आज मैंने उसके अंदर जो है वो हम डायग्राम को थोड़ा सा शो करेंगे कि हमारे पास है कि हमने जो है लाइंस लगाई हैं एक्स एक्सेस के ऊपर, वाई एक्सेस के ऊपर, वाई एक्सेस जी एक्सेस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया है सेल्सियस के अंदर, और जो है वाई एक्सेस में हमने रेट ऑफ द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन लिया है। अब हम क्या है 0 से चलेंगे, 0 सेल्सियस से। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी या मैमल्स की बॉडी के अंदर की बात हो रही है। जैसे ही हम पहुंचेंगे 37 सेल्सियस के ऊपर जो कि हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो ये जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो एंजाइम गेन्स काइनेटिक एनर्जी, एंजाइम काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहे होते हैं। जब टेम्परेचर 37 होता है तो उस वक्त जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस टेम्परेचर को 37 टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जैसे ही हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऑनवर्ड जाते हैं इन 38 सेल्सियस या 50 और 40, 50, 60 जैसे ही बढ़ाएंगे, जैसे ही आगे की तरफ जाएंगे तो एंजाइम जो है वो डीनेचरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ब्लॉक हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मैमल्स की बॉडी से ज्यादा होता है। अब आपकी बुक के अंदर एक एमसीक्यू दिया गया है कि अगर हम जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 सेल्सियस है, बर्ड्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको अगर हम मैमल्स का टेम्परेचर दे दें 37, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बर्ड्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मैमल से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो सबसे पहले हमें सबस्ट्रेट का पता होना चाहिए। एंजाइम जिसकी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं उसको हम नाम देते हैं, या जिसके साथ एक्ट करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। अब जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने या कम करने से क्या इफेक्ट होता है। अब मैं पहला पॉइंट हम लेंगे कि एंजाइम जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं। सबस्ट्रेट जैसे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अब सब एंजाइम मौजूद है, एक्टिव साइट मौजूद है, सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो कब तक इंक्रीज होगी, जब तक एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को मिलते जाएंगे। एक पॉइंट आएगा। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि एंजाइम को हमने रख लिया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यह है कि 50 एंजाइम है हमारे पास। अब क्या होगा, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं। हमने सबस्ट्रेट 1 से स्टार्ट करेंगे, सबस्ट्रेट 1, 2, 3, 4, 5 और ऑनवर्ड हम जाएंगे 50 तक। जब हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा जब सारे के सारे एक्टिव साइट जो एंजाइम के होते हैं वो फिल हो जाएंगे। अब मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे भी तो जो मजीद सबस्ट्रेट होंगे उन्हें एक्टिव साइट नहीं मिलेगा। ये वो पॉइंट होगा जब
जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल जो है वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो ये हमारे पास पॉइंट है। पहला पॉइंट जिसको रीड कर लेते हैं आपकी बुक को, इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन अवेलेबल इन रिएक्शन, एंजाइम मौजूद है, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रिएक्शन रेट, ये एंजाइम मौजूद है, सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरे में हमने क्या किया, अब एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिया। मैंने अपनी एग्जांपल में आपको कहा था 50। अब क्या होगा, जब हम अमाउंट बढ़ाएंगे किसकी, सबस्ट्रेट की, तो क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज, रिएक्शन रेट बढ़ेगा। लेकिन कब तक, अ पॉइंट विल कम व्हेन एनी फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डू नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट। अब एक वक्त आएगा कि मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे भी लेकिन रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने अवेलेबल एक्टिव साइट थे वो फिल हो चुके हैं सबस्ट्रेट से। अब इस पॉइंट को जब सारे के सारे एक्टिव साइट फिल हो चुके होंगे, मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से भी रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, उस पॉइंट का नाम होता है सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। जैसे when all the active sites are occupied at higher concentration of substrate, यानी सबस्ट्रेशन को हम बढ़ा दिया हमने, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, सारी के सारी एक्टिव साइट क्या हो गई, ऑक्युपाइड, फिल हो चुकी हैं। एनी मोर सबस्ट्रेट डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, मजीद सबस्ट्रेट जो हम डाल रहे हैं उसको फ्री एक्टिव साइट नहीं मिल रही, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। ये वो पॉइंट होगा जिसको हम नाम देते हैं एंजाइम की सैचुरेशन। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर, तो अब हमने वाई एक्सेस में एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन लिया, एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ली, यानी ये आप इस तरफ जाएंगे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं और ये ऊपर रिएक्शन रेट बढ़ रहा है। क्या होगा, शुरू के अंदर हमने क्या किया, एंजाइम्स अवेलेबल थे, सबस्ट्रेट जब डाले तो रिएक्शन रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक पॉइंट आया, ये वो पॉइंट है जब सारे एंजाइम के एक्टिव साइट फिल हो गए। अब मजीद हमने सबस्ट्रेट डाले भी, लेकिन रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। क्लियर हो गया, या सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच। पीएच किसको कहते हैं, नेगेटिव लुगात है वो हाइड्रोक्सिल आयंस को हम नाम देते हैं पीएच का, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। पीएच बेसिकली ये होता है कि जो भी चीज हो, कोई भी चीज है हमारे पास, तीन कंडीशन होती हैं, या वो एसिडिक होती है, या वो न्यूट्रल होती है, या वो बेस होती है लिक्विड की फॉर्म में। अगर एसिडिक है मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं और हाइड्रोक्सिल आयंस कम हैं, वो एसिडिक होती है चीज। दूसरा पॉइंट कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस इक्वल होते हैं, जैसे वाटर, न्यूट्रल है। तीसरी चीज होती है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयंस ज्यादा है, हाइड्रोजन आयंस कम है, वो चीज बेसिक कहलाती है, अल्कलाइन कहलाती है। क्लियर हो गया। ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें, जो एंजाइम होता है, हर एंजाइम को वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक या ऑप्टिमम पीएच की चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है जिस पर वो अपनी जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम शो करता है। तो उस एंजाइम की वो पीएच जिस पर वो मैक्सिमम वर्किंग शो करता है उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच का। इसकी अगर हम रीडिंग करें इसको, ऑल द एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एंड नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। उसको हम नाम क्या देंगे, ऑप्टिमम पीएच। अब जो ऑप्टिमम पीएच होता है, इसको चेंज करने से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट होता है। क्या होता है, जो एक्टिव साइट होती है ना, इसकी दो जगह होती है। एक होता है इसकी बाइंडिंग साइट और दूसरा होती है इसकी कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट होती है वो अमाइनो एसिड बेसिकली उससे बनी होती है, क्योंकि एंजाइम आर आल्सो मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अब पीएच के चेंज करने से एक्टिव साइट के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है। आयोनाइजेशन के चेंज होने की वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द पीएच ऑफ एंजाइम क्या होगा,
A slight change in the pH of causes the retardation of the enzyme activity or block completely. enzyme की एक्टिविटी या ब्लॉक हो जाएगी या completely. उसके बाद every enzyme has its specific optimum pH. हर एंजाइम की एक मखसूस pH होती है जिसके ऊपर वो अपना मैक्सिमम वर्किंग शो करता है. इसकी एग्जांपल दी गई हैं दो. हमारे स्टमक के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव पार्ट का एक स्टमक जो ऑर्गन है, स्टमक में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजिन इन एक्टिव फॉर्म. एक्सचर रिलीज होता है, पेप्सिनोजिन पेप्सन बन जाता है. पेप्सन जो है वो उस वक्त बनता है जब उसमें HCl डाला जाता है. अब HCl डालने से हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन कम होंगे. अब इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडिक मीडियम या लो पीएच. क्लियर हो गया? अब जब पीएच लो हो जाती है, पेप्सिनोजिन पेप्सन बन जाता है और पेप्सन जो है वो प्रोटीन को एक्ट करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है. यानी पेप्सन एंजाइम स्टमक में ये लो पीएच यानी एसिडिक मीडियम में काम करता है. अब उसी से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम पार्ट है, ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सन. ट्रिप्सन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, लेकिन उसको पीएच हाई चाहिए होती है या अल्कलाइन पीएच चाहिए होते हैं. तो क्या होता है उसके अंदर, क्या होगा कि ट्रिप्सन एंजाइम को अपने वर्किंग परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? अल्कलाइन मीडियम, मतलब हाई पीएच चाहिए होता है. अब वो क्या करेगा, जैसे ही हाई पीएच आएगी वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा. यहां देख लेते हैं पेप्सन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक के अंदर वर्क किसके अंदर करता है? वर्क इन लो पीएच. जबकि अगर हम ट्रिप्सन की बात करें, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो होता है कि इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम पार्ट में वर्क मैक्सिमम इन हाई पीएच. यहां ऊपर हमने कहा लो पीएच, यहां पर हमने हाई पीएच, और ये अल्कलाइन मीडियम कहलाता है. और ये पॉइंट मैंने अभी पहले शुरू में डिस्कस कर लिया था कि पीएच चेंज करने से जो अमाइनो एसिड होते हैं एक्टिव साइड के अंदर, उनकी आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है और इससे एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है. तो इसमें हम देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा कि रेट ऑफ द जो एंजाइम एक्शन है, ये हमने यहाँ वाई एक्सेस पे, जी एक्सेस पे क्या होगा रिएक्शन. अब क्या होगा कि जब हम पीएच को बढ़ाते जाएंगे, अगर ये किसी एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है, जैसे यहां पर हो जाएगा ये इस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी. जैसे आगे की तरफ जाएंगे, ऑप्टिमम पीएच से जैसे आगे जाएंगे या डिक्रीज करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड व्हिच इज ऑन एक्टिव साइड विल बी चेंज. So the activity of the amino acid, so the activity of the enzyme will be decreased. क्लियर हो गया? तो ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने आज डील किया. थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज.